नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। यह वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे विज्ञान की, जो कि संबंधित होगा क्लास 7 से एनसीईआरटी का सारांश को लेकर के मैं आया हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो संबंधित है, आप सभी के सब्जेक्ट देख सकते हैं, सब्जेक्ट देख ले या फिर अध्याय देखे तो आपका 5वां अध्याय होगा। इससे पहले कई सारे वीडियो बना चुका हूं मैं, इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है और 6 क्लास का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इससे पहले वाला भी वीडियो आपका डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है, सारा का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इसमें सिर्फ अति महत्वपूर्ण कंसेप्ट को हम जानते हैं, जो कि महत्वपूर्ण होता है आप सभी एग्जामिनेशन के लिए, चाहे आप बीपीएससी, बीएसएससी या फिर ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हों। आगे बढ़ेंगे, जनरल साइंस के रूप में जानते हैं हम इस वीडियो को, और जनरल साइंस के जो फैक्ट होते हैं वो मैनली तौर पे जो एनसीईआरटी से निकाल करके लाए जाते हैं। देखेंगे, यहाँ से देख सकते हैं 5वां चैप्टर आपके सामने, इसका नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। इन सभी माध्यम से इस चैप्टर के माध्यम से इन सभी फैक्ट को जानेंगे। अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है और लवण क्या होता है। इसमें जब देखते हैं तो प्रमुख शब्द के बारे में देखें तो अम्ल क्या होता है, क्षारक यानी एसिड, बेस और जो है कि सूचक क्या होता है, इंडिकेटर बोलते हैं इसे, उदासीन विलयन किसे बोलते हैं और उदासीनीकरण किसे क्या होता है, लवण क्या होता है। इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे तफसील से। बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले देखिए तो स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे फैक्ट के रूप में, जो कि कहता है अम्ल और क्षारक के बारे में। यानी कि यहाँ से कुछ फैक्ट के रूप में जाने तो दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है, और इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इसमें अम्ल या फिर एसिड पाए जाते हैं। ध्यान रखेंगे कि दही, नींबू और संतरे के जो रस होते हैं और उसके बाद सिरके जो होते हैं, इसमें जो भी खट्टा पदार्थ होता है, जो भी खट्टा पदार्थ होता है, निश्चित रूप से उसमें कोई ना कोई अम्ल पाए जाते हैं। ध्यान रखेंगे, ऐसे पदार्थों का रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। जो रासायनिक प्रकृति होता है, उसका नेचर जो होता है, उसका जो पदार्थ होते हैं खट्टे, उसका जो अम्लीय होता है। एसिड शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी वो लैटिन शब्द एसियर से हुई थी। किससे हुई थी? तो एसियर से हुई थी। लैटिन शब्द एसियर से एसिड बना था, जिसका अर्थ होता है खट्टा। यानी एसियर का जो लैटिन शब्द है उसका अर्थ होता है खट्टा। ठीक है, इसके बारे में जो मेन फैक्ट था, जो बेसिक पॉइंट थे, उसको जाने। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो खाने का सोडा जो होता है, बेकिंग सोडा, वो कैसा होता है इसके बारे में जानेंगे। तो खाने का जो सोडा होता है उसको बेकिंग सोडा भी बोला जाता है, और इसका जो है कि स्वाद जो होता है कि कड़वा होता है। बेकिंग सोडा का स्वाद किस प्रकार से होता है? तो कड़वा होता है। यदि आप इसके विलयन को अपनी उंगलियों के बीच रगड़े तो यह साबुन जैसा चिकना लगता है। यानी कि जो सोडा होता है उसको जो उंगलियों के बीच जैसे ऐसे ऐसे आप ये जो चुटकी जो उसको बोलते हैं, चुटकी के बीच रगड़ेंगे इसको, तो यह जो है कि चिकना सा लगेगा, साबुन की तरह लगेगा। समानतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है, जो स्पर्श करने से साबुन जैसा चिकना लगता है, वह क्षारक कहलाता है, यानी कि बेस के रूप में जाने जाते हैं। और इन पदार्थ की जो प्रकृति होती है वह क्षारकीय होती है, यानी कि बेस के रूप में होता है। ध्यान रखेंगे। अगला जो फैक्ट है कि रूप में देख सकते हैं कि कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकीय है, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जिसे सूचक के रूप में हम जानते हैं। इसे क्या कहा जाता है? सूचक, यानी इंडिकेटर कहा जाता है। इंडिकेटर कहा जाता है। उसके बाद जब देखते हैं अगला जो फैक्ट है, जिसमें कि हल्दी, लिटमस, गुलहर की पंखुड़ियां आदि कुछ प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले सूचक हैं। आप ध्यान रखेंगे, हल्दी भी एक प्रकार का सूचक है, जो कि हमें बताता है कि कौन सा अम्ल है, कौन सा एसिड है, कौन सा लवण है, कौन सा क्षार है। या और लिटमस पेपर भी इस प्रकार से होता है। गुलहर का जो पंखुड़ी होता है, गुलहर एक प्रकार का फूल है, जिसकी जो पंखुड़ियां होती है वह जो भी एक प्रकार का सूचक के रूप में काम करते हैं, जो कि प्राकृतिक सूचक के रूप में जाने जाते हैं। वीडियो कैसा लग रहा है निश्चित रूप से आप लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके बताइएगा। अगर अभी तक हमारे इस चैनल पे नए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आप सभी के लिए इसी प्रकार के वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस, नॉलेजेबल वीडियो लाते रहता हूं, जो कि आपके किसी भी एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर कुछ फिगर दिख रहे होंगे आपको, जिसमें कि हल्दी के पेस्ट और चूने की पानी से एक फूल को बनाया जा रहा है, डिजाइन को बनाया जा रहा है, जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, आपके स्क्रीन पे एक चार्ट के माध्यम से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें आपको कई सारे एग्जामिनेशन में बेहद ही अच्छी तरीके से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बारे में यहां से जाने तो देख सकते हैं एसिटिक अम्ल।
एसिटिक अम्ल जो होता है वो सिरका में पाए जाते हैं, यानी सिरका में कौन से अम्ल पाए जाते हैं, तो एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं। चींटी के डंक में आप देखें तो फॉर्मिक अम्ल पाए जाते हैं। नींबू कुल के, यानी नींबू कुल के जो भी फल होंगे जैसे कि संतरा, नींबू आदि में, इसमें जो है कि साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। लैक्टिक अम्ल दही में पाए जाते हैं, ध्यान रखेंगे। ऑक्जेलिक अम्ल जो होते हैं पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाते हैं। और आंवला सिट्रिक फल जो होते हैं उसमें एस्कॉर्बिक अम्ल पाए जाते हैं और विटामिन सी भी पाए जाते हैं, ध्यान रखेंगे। विटामिन सी और जो है कि एस्कॉर्बिक अम्ल आंवला में और सिट्रिक फल जो होते हैं उसमें पाए जाते हैं। सिट्रिक फल यहाँ भी दिया गया है तो विटामिन सी इसमें भी पाए जाते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल भी पाए जाते हैं, ध्यान रखेंगे। टार्ट्रिक अम्ल देखें तो इमली, अंगूर, कच्चे आम में पाए जाते हैं। पूछे जा सकते हैं कि कच्चे आम में कौन से अम्ल पाए जाते हैं, तो इसमें टार्ट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। निश्चित रूप से ऊपर बताए गए सभी अम्ल जो है कि प्राकृतिक में पाए जाते हैं, यानी कि ऊपर जो भी ये भी जितने सारे अम्ल का नाम हमने बताया ये सारे के सारे अम्ल जो होते हैं केवल ही केवल प्राकृतिक रूप से ही पाए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे तो कुछ क्षार के नाम दिए गए हैं जो कि पाया जाता है किसमें, तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है कि चार्ट के माध्यम से दिया गया है। यह बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसको 3-4 बार जरूर आप पढ़िएगा या फिर इसको सुनिएगा, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं कि चूने के पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाए जाते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक के रूप में उपयोग किया जाता है, यानी कि खिड़की के जो कांच होते हैं इसको साफ करने के लिए मार्जक के रूप में इसे उपयोग किया जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, देख सकते हैं इसका उपयोग। उसके बाद देख सकते हैं साबुन में देखें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटासियम हाइड्रोक्साइड पाए जाते हैं, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देख सकते हैं दूधिया मैग्नीशियम, यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में जिसको पाए जाते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाए जाते हैं, ध्यान रखेंगे। यह बेहद ही इंपॉर्टेंट है, VVI जिसको बोलते हैं वो है, इसको ध्यान रखेंगे, 3-4 बार जरूर पढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे इन्हीं सभी जानकारी के साथ। तो नेक्स्ट फैक्ट आपको स्क्रीन पे दिखेगा। सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस होता है, यानी सामान्य रूप से जो सूचक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है वो क्या होता है, तो लिटमस होता है, जिसे लाइकेनो यानी कि सैक से निष्कर्षित किया जाता है, यानी लाइकेनो से इसे निष्कासित किया जाता है जिसे सैक भी बोलते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे कि लिटमस पत्र जो होते हैं, लिटमस होते हैं, वह कहाँ से निष्कासित किए जाते हैं, कहाँ से निकाले जाते हैं, तो यह लाइकेन से निष्कर्षित किए जाते हैं। आसुत जल देख सकते हैं, आसुत जल जो होता है यानी कि जो आसुत जल यानी कि जो जल होता है एक प्रकार से साफ जल जिसको बोलते हैं, आसुत जल में इसका रंग माव या फिर नील शोषण होता है। इसका जल जो होता है, रंग जो होता है नील शोषण होता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है। वह जो अम्लीय विलयन में इसे मिलाते हैं इसको आसुत जल को, तो यह क्या हो जाता है, तो लाल हो जाता है। और जब क्षारीय विलयन में इसे मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है। जब यह विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टी के रूप में उपलब्ध होता है तो यह लिटमस पत्र कहलाते हैं, यानी कि जब यह लिटमस जो होता है यह जो कागज के रूप में जब इस्तेमाल होता है तो यह लिटमस पत्र के रूप से जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। यह जो लाल और नीले जो है कि लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है, यह जो दो टाइप से उपलब्ध होता है, लाल लिटमस पत्र और जो है कि नीले लिटमस पत्र, ध्यान रखेंगे इसको। दो ही टाइप से जो है कि लिटमस पत्र उपलब्ध होते हैं, लाल लिटमस पत्र और नीले लिटमस पत्र, और इसी पर जो है कि प्रयोग किया जाता है, उसी पर जो है कि सूचना लिया जाता है कि कौन सा अम्ल है, कौन सा जो है कि क्षार है। ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र को रंग को परिवर्तित नहीं करता है उसे उदासीन विलयन कहते हैं, यानी कि जो है कि कोई भी जो लिटमस पत्र हो जो कि लाल हो या फिर नीला हो, इस दोनों लिटमस पत्र को कोई भी विलयन जो है कि कोई भी परिवर्तित नहीं करता है, कोई भी रंग में नहीं बदलता है, तो यह निश्चित रूप से उदासीन विलयन के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे पदार्थ न तो अम्लीय होते हैं और न ही क्षारकीय होते हैं। आगे बढ़ेंगे तो फैक्ट के रूप में देख सकते हैं कि हल्दी का दाग साबुन से धोने पर लाल क्यों हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन का विलयन क्षारकीय होता है, साबुन का जो विलयन होता है वह क्षारकीय होता है, और जो हल्दी होता है एक प्रकार का सूचक होता है या इंडिकेटर होता है, तो वह इंडिकेट करता है कि यह जो क्षारकीय है, लाल हो जाता है ना। उसके बाद देखिए तो गुलहर के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी या फिर मैजेंटा के कलर का कर देता है और क्षारकीय विलयन को हरा कर देता है। ध्यान रखेंगे कि गुलहर के पुष्प जो होते हैं उसको जब आप सूचक के रूप में अम्लीय विलयन में डालेंगे तो अम्लीय विलयन को यह क्या कर देगा, गुलाबी कर देता है। पूछा जा सकता है गुलहर के पुष्प जो होते हैं
वह अम्लीय विलयन को किस रंग में परिवर्तित कर देता है, तो यह गुलाबी रंग में परिवर्तित कर देता है या फिर इसे मैजेंटा भी कहा जाता है। और क्षारकीय जो विलयन होते हैं वह हरा रंग में परिवर्तित हो जाता है, तो गुलहर के जो पुष्प है वो उसके द्वारा। उसके बाद देखिए तो कॉफी का रंग भूरा और स्वाद कड़वा होता है, अम्ल है या क्षार, अम्ल है या क्षार है या क्षार, बड़ी प्रश्न है, बड़ी है दुश्वार, स्वाद के कारण अनजान, बिना परीक्षण के ना हो ज्ञान। यानी कि कॉफी का जो है कि किस तरीके से कॉफी का जो होता है रंग, और उसको जो है कि स्वाद से नहीं आप आंक सकते हैं कि कौन से किसी भी पदार्थ के स्वाद को नहीं आप आंक सकते हैं। और ध्यान रखेंगे इस बात को कि इसे प्रयोग करके ही आप सेटिस्फाइड हो सकते हैं। जैसे चक करके आप देख सकते हैं, एसिड को तो आप नहीं देख सकते, बैटरी का जो पानी होता है उसको आप चक करके तो नहीं देख सकते, जीभे गल जाएगा, है ना। तो इसको आप ट्राई नहीं कीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर कुछ फैक्ट दिया गया है कि कॉफी अम्लीय होता है। कॉफी जो होता है कि एक प्रकार का अम्लीय होता है, लेकिन उसमें पाए जाने वाले कैफीन जो कि कड़वा होता है, जिसका स्वाद जो है कि कड़वा होता है, वह क्षारीय होता है। ध्यान रखेंगे कॉफी में जो उपलब्ध होते हैं कैफीन वह क्षारीय होता है, और जो कॉफी होता है अम्लीय होता है। को पूछा जा सकता है प्रश्न इस प्रकार से, है ना। आगे बढ़ेंगे, देख सकते हैं यह सूचक है आपके लिए, गुलहर का फूल देख सकते हैं जिसे गुलमोहर भी बोलते हैं आम भाषा में। और यहाँ पर देखें अम्ल है, सूचक है और क्षारक है, तो इसको परिवर्तित करके यहाँ पर दिखाया गया है। और उसके बाद जब देखते हैं यहाँ पर फैक्ट के रूप में, तो नेक्स्ट फैक्ट यहाँ पर आपको दिखाई देंगे कि जब विलयन क्षारकीय होता है तो फिनोफ्थलीन गुलाबी रंग देता है। यानी कि जो फिनोफ्थलीन होता है एक प्रकार का, तो फिनोफ्थलीन है एक प्रकार का सूचक होता है। यह विलयन जो है, ये जब विलयन क्षारकीय होता है तो फिनोफ्थलीन क्या होता है, तो गुलाबी रंग देता है। ध्यान रखेंगे पूछा जा सकता है कि विलयन के क्षारकीय होने पर फिनोफ्थलीन कौन सा रंग देता है, तो यह गुलाबी रंग देता है। इसके विपरीत जब विलयन अम्लीय होता है तो यह रंगहीन हो जाता है, मतलब यही कोई रंग ही नहीं देता है ना। आगे बढ़ेंगे कि जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारकीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देता है। जब अम्लीय विलयन को क्षारकीय विलयन में मिलाएंगे तो निश्चित रूप से यह जो है कि उदासीन हो जाएगा। जब किसी अम्ल और क्षारक के विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन की प्रकृति न तो अम्लीय रहती है और न ही क्षारकीय रहती है, यह उदासीनीकरण कहलाता है ना। उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलती है, यानी कि इस प्रकार की जो प्रक्रिया होगा कि अम्लीय को क्षारकीय में मिलाया जाएगा, अम्ल को क्षार में मिलाया जाएगा, तो निश्चित रूप से यह जो होगा इससे ऊष्मा उत्सर्जित होगा और यह जो प्रक्रिया होगा उदासीनीकरण कहलाएगा। ध्यान रखेंगे। और आगे बढ़ेंगे तो यह फैक्ट के रूप में आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा। इसमें आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, मामूली सी प्राइस रखा गया है और इस क्लास के पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं संबंधित प्राइस से। इस क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट करेंगे, पेमेंट स्लिप आप इस नंबर पे भेजेंगे और तुरंत ही आपको हाई क्वालिटी में A4 साइज का पीडीएफ आपके नंबर पे तुरंत ही प्राप्त हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। ये सभी जानकारी के साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले तो यहाँ देखेंगे तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक नया पदार्थ निर्मित करता है या फिर निर्मित होता है, वह क्या कहलाता है, तो लवण कहलाता है। यानी कि लवण हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जब एसिड और क्षार यानी जब अम्ल और क्षार को एक साथ मिला करके उदासीनीकरण प्रक्रिया किया जाता है, उदासीनीकरण की जब क्रिया किया जाता है, इससे हमें लवण प्राप्त होते हैं और साथ ही साथ उष्मा भी प्राप्त होती है। ध्यान रखेंगे इस बात को कि लवण अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन प्रकृति का हो सकता है। यानी जो लवण जो होता है वह किस प्रकृति का, लवण अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन प्रकृति का हो सकता है। मतलब जो है कि लवण किसी भी प्रकृति का हो सकता है, उसका नेचर अम्लीय भी हो सकता है, क्षारकीय भी हो सकता है, उदासीन भी हो सकता है। यह ध्यान देने की जरूरत है। जो अगला फैक्ट है आपके सामने देख सकते हैं कि किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। यानी कि किसी अम्ल और क्षारक के बीच जो होने वाली अभिक्रिया होती है उसे उदासीनीकरण कहते हैं। और इस प्रक्रम को में जो है कि उष्मा निर्मुक्त होती है, उष्मा निकलती है। उष्मा उत्पन्न होने के साथ साथ जो है कि लवण और जल निर्मित होता है। ध्यान रखेंगे इस बात को, जो है कि उष्मा और लवण दोनों निर्मित होता है किसी अभिक्रिया के दौरान, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान। और यह जो अभिक्रिया होती है अम्ल और क्षारक के बीच होती है। आगे बढ़ेंगे। अम्ल वर्षा के रूप में आपको एक फैक्ट के रूप में बताते चलते हैं कि अम्ल वर्षा, क्या आप अम्ल वर्षा शब्द से परिचित हैं? क्या आपने जो है कि कभी अम्ल वर्षा के क्षतिकारी प्रभावों के बारे में सुना है? जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है तो अम्ल वर्षा के रूप में जानी जाती है।
वर्षा जल में ये अम्ल कहाँ से आते हैं, इसके बारे में जानने की जरूरत है कि वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैस जो होती है, जो कि वायु प्रदूषण के रूप में जाने जाते हैं, वायु प्रदूषक के रूप में जो निर्मुक्त होती है, इसको इसी को लेकर के जो है कि क्या होता है, तो वर्षा जल में यह घुल जाती है और क्रमशः कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती है, जो कि अम्ल वर्षा के रूप में भवनों एवं ऐतिहासिक इमारतों और पौधों एवं जंतुओं को क्षति पहुंचाती है। ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि अम्ल वर्षा के दौरान कौन सी अम्लों की अधिकता हो जाती है, कौन सी अम्ल जो है कि वर्षा जल में घुल जाते हैं। तो यह कार्बनिक अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है या नाइट्रिक अम्ल होता है। ऑप्शन में दे देगा तीनों का तीनों और लास्ट में दे देगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है, और चौथा में दे देगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसको आप टिक आउट करेंगे, तीनों के तीनों सही होंगे, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और कार्बनिक अम्ल, तीनों के तीनों अम्ल जो है कि अम्ल वर्षा के लिए जो है कि जिम्मेवार होते हैं। ध्यान रखेंगे। और आगे देखें तो फैक्ट के रूप में हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अमाशय में हमारा जो शरीर है उसके पेट में, आपके पेट में जो है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ध्यान रखेंगे, जो कि पाचन में, भोजन के जो है कि पाचन में सहायता करता है। लेकिन अमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक हो जाने से क्या होता है, तो अपाचन भी हो जाता है। मतलब जो पचने में हमारे शरीर को फायदा पहुंचाता है वह एक प्रकार से अपाचक का भी कारण बन जाता है। कभी कभी अपाचन काफी कष्टदायक हो जाता है, जिसमें कि आप देखेंगे कि अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हमें दूधिया, मैग्नीशियम जैसे कि कोई प्रति अम्ल खाना लेना पड़ता है या फिर खाने पड़ते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का क्षारकीय होता है, जो कि हमारे पेट में जो अम्लीय पदार्थ, अम्लीय चीज ज्यादा हो गए हैं उसको कंट्रोल करता है। वह एक प्रकार का मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ध्यान रखेंगे, आप देखेंगे कि जब भी आपको गैस बन जाता है, पेट में दर्द होते रहता है, तब आप देखेंगे कि कोई भी टैबलेट जैसे पेंटॉप डीएसआर या फिर एसीलॉक वगैरह खाते हैं तो उसमें देखिएगा तो ये आपको एक प्रकार से रॉ मटेरियल के रूप में उसका कंपोजिशन में देखने को मिलेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के रूप में। ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका निश्चित रूप से यहाँ पर कि चींटी के डंक के बारे में दिया गया है। यानी कि जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है और जो द्रव होता है वह डंक के प्रभाव को नियमित युक्त, नमी युक्त खाने का जो है कि सोडा, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तथा कैलेमाइन विलियन मलकर उदासीन किया जा सकता है, जिससे कि जिंक कार्बोनेट होता है, जिसमें कि क्या होता है, तो जिंक कार्बोनेट होता है। यानी कि आप एक प्रकार से जान लें तो जब आपको चींटी काटता है तो आपको देखे होइएगा आप क्या करते हैं, तो लोग ठंडा पानी पीते हैं या फिर ठंडा पानी उस पर लगाते हैं, है ना। तो इसमें जो होता है क्या, तो इसमें आप एक चीज और कर सकते हैं कि सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तथा कैलेमाइन विलियन मिलाकर उदासीन किया जा सकता है। यानी चींटी जो काटा है उसको उदासीन करने के लिए इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, सोडा का या फिर कैलेमाइन का, ठीक है। इसे मिला करके आप जैसे कि इस दोनों को मिला करके जो है कि उस पर मल दीजिएगा तो निश्चित रूप से आपको जो है कि मतलब जो है कि क्या होते हैं उसको आसानी महसूस होगा, जिसमें कि कार्बनिक जिंक कार्बोनेट उपस्थित हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर देखें तो रासायनिक उर्वरक का अधिक उपयोग से मृदा को अम्लीय बना देते हैं। रासायनिक उर्वरक का हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, खाद का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने खेतों में, तो हमारा जो खाद है, हमारा जो खेत है, जो मृदा है, मिट्टी है, वह जो अम्लीय हो जाता है। और यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय हो जाती है तब इसमें क्या होता है, तो उसे बिना बूझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड अथवा बूझा हुआ चूना या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से उपचारित किया जा सकता है। यानी कि मिट्टी के जो अम्लीय होते हैं, यानी कि मिट्टी के अम्लीय हो जाने के कारण उसे जो है कि उपचार के लिए, अम्लीय मिट्टी के उपचार के लिए कौन सा चीज का इस्तेमाल किया जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग क्षारक के रूप में किया जाता है। ध्यान रखेंगे इस बात को आप, या फिर यहाँ पर देख सकते हैं बूझा हुआ चूना का भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो मृदा क्षारकीय हो तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। मृदा जब क्षारकीय हो जाता है जिसमें कि जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं, जैव पदार्थ कंपोस्ट खाद के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, मृदा में अम्ल निर्मुक्त कर देती है। यानी कि जो कंपोस्ट होते हैं वह मृदा में, मिट्टी में क्या होता है, तो अम्ल निर्मुक्त कर देती है, अम्ल को छोड़ देती है, जो इसकी क्षारकीय प्रकृति को उदासीन कर देता है। ध्यान रखेंगे, मिट्टी हमेशा जो है कि क्षारकीय प्रकृति के नहीं होने चाहिए, ना ही अम्लीय प्रकृति के होने चाहिए, हमेशा जो है कि उदासीन होनी चाहिए।
तब जाके खेतों में अच्छे तरीके से फसल लग पाएंगे। आगे बढ़ेंगे, अम्ल को नष्ट कर सकते हैं किस प्रकार से, तो देख सकते हैं अतः कारखाने के अपशिष्ट को जलाशय व नदियों में विसर्जित करने से पहले क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उसे उदासीन कर दिया जाता है, जिससे कि अम्ल नष्ट हो जाते हैं, उसकी अम्लीयता को नष्ट किया जाता है ताकि पानी को प्रदूषित ना हो सके, पानी प्रदूषित ना हो सके। आगे बढ़ेंगे तो आपके स्क्रीन पे दिखेगा, इसमें जो आपका एक प्रकार से कह ले तो फैक्ट के रूप में, सारांश के रूप में इस चैप्टर के, तो यहाँ से देख सकते हैं अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, सामान्यतः क्षारक का स्वाद कड़वा होता है तथा उनका स्पर्श साबुन जैसा चिकना होता है। ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल जो है कि नीले लिटमस को लाल कर देता है, क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देता है। ध्यान रखेंगे, क्षारक जो होता है वह लाल लिटमस को नीला कर देता है, यानी जो बेस होता है, बेस जो होता है वह लाल लिटमस को क्या कर देता है, तो नीला कर देता है। और जो एसिड होता है, एसिड होता है वो लाल लिटमस को जो है कि नीले लिटमस को लाल कर देता है। यह थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। वे पदार्थ जो न तो अम्लीय होते हैं और न क्षारकीय होते हैं वह क्या कहलाते हैं, उदासीन कहलाते हैं। आगे बढ़ेंगे, ऐसे पदार्थ के विलयन जो अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयन में भिन्न रंग दर्शाते हैं वह क्या कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं। यानी कि वैसे पदार्थ जो कि विलयन में अम्लीय के लिए अलग, क्षारकीय के लिए अलग और उदासीन के लिए अलग रंग दर्शाते हैं, तो यह सूचक के रूप में जाने जाते हैं। आगे बढ़ेंगे तो अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण बनाते हैं, यानी अम्ल और क्षारक जो होते हैं एक दूसरे को जो है कि उदासीन करके, नेट्रल करके जो है कि लवण बनाते हैं, खनिज बनाते हैं। लवण अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन प्रकृति के हो सकते हैं, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो एक फैक्ट के रूप में आपको जानने की जरूरत होगी यहाँ से कि हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका में एक अम्ल होता है। एक अम्ल कौन सा होता है, हमारे शरीर के कोशिका में कौन से अम्ल पाए जाते हैं, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक जो है कि अम्ल पाए जाते हैं, अथवा डीएनए होता है, यानी कि डीएनए को जो होता है, डीएनए वो एक प्रकार का एसिड होता है। इसका वैज्ञानिक नाम आप देखें तो डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहा जाता है या फिर अम्ल कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। और यह शरीर के अनेक व्यक्तिगत गुणों जैसे कि हमारे रंग रूप, आंखों की रंग, ऊंचाई आदि का निर्धारण कौन करता है, तो डीएनए के द्वारा इन सभी चीजों का निर्धारण होता है। यह सभी प्रोटीन जो हमारे शरीर, हमारी कोशिकाओं के भाग होते हैं भी, मतलब जो है कि ये सारे जो होते हैं, जो प्रोटीन होते हैं, और जो प्रोटीन होते हैं इसको कहा जाता है एमिनो अम्ल। यानी यह जो प्रोटीन होते हैं वो एमिनो अम्ल के बने होते हैं। एमिनो अम्ल से हमारे शरीर में जो प्रोटीन होते हैं वो बनते हैं, और इसकी जो कोशिकाओं के भाग जो होते हैं वो एमिनो अम्ल से बने होते हैं, ध्यान रखेंगे। हमारे शरीर में पाई जाने वाली वसा जो होती है वसा अम्ल के रूप में पाई जाती है, वसा जो होती है वसा अम्ल के रूप में होते हैं, ध्यान रखेंगे। ये सारी जानकारी बेहद ही इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द लेकर के आपके सामने आऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।